हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो गेमिंग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के बारे में, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सेल, ओवरव्यू ऑफ रिबन टैब्स एंड कमांड्स, मोस्ट यूज्ड एंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, इंक्लूडिंग लुकअप फैमिली का नया मेंबर एक्स लुकअप, पिवट टेबल्स एंड स्लाइसर्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चार्ट्स और मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं और उसको कैसे रन किया जाता है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने एक्सेल फाइल ओपन कर लिया है जिसका नाम है फॉर एक्सेल ट्यूटोरियल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक अवेलेबल है, आप वहां पर जाके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिन्होंने सिर्फ आज तक एक्सेल को देखा है, कभी भी एक्सेल पे काम नहीं किया है। तो सबसे आगे जो सामने फाइल ओपन है, इसको एक्सेल वर्कबुक बोला जाता है एक्सेल टर्म्स में, और नीचे की तरफ जो आप देख पा रहे हैं इनको शीट्स बोला जाता है। इस जगह जो आपको ABCDE ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इनको कॉलम्स बोला जाता है। और साइड में जो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, इनको एक्सेल की रोज़ बोला जाता है। और रोज़ और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं E3, इनको सेल्स बोला जाता है। और बहुत सारे सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है, जैसा आप सामने देख रहे हैं, इनको हम एक्सेल में रेंज कहते हैं। यहाँ पे जो ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं यहाँ पर। और जो इसके पास में जो ये बार है, इसको फॉर्मूला बार कहा जाता है। और एकदम बॉटम में जो ये आपको व्यू दिख रहा है, इसको स्टेटस बार बोला जाता है। ऊपर की तरफ जो आपको ये एरिया दिख रहा है, इसको रिबन बोला जाता है। और जो ये ऑप्शन है होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, इनको रिबन टैब्स बोला जाता है। और नीचे की तरफ आपको जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं, इनको रिबन टैब्स कमांड कहते हैं। टॉप लेफ्ट में जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्विक एक्सेस टूलबार बोला जाता है। और यहाँ किसी भी सेल पर जब हम माउस का राइट क्लिक करते हैं तो जो विंडो ओपन होता है, इसको हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में भी आपको इंसर्ट, डिलीट, फिल्टर, शॉर्ट जैसे कई ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से शीट्स जो एरिया है उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपको इंसर्ट शीट जैसा ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप वर्कशीट, चार्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने, हम यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसके अलावा शीट डिलीट कर सकते हैं, आप शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, इसको आप शीट को मूव कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। आप यहाँ पे शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। शीट प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद में कोई भी यहाँ पे अननेसेसरी शीट में से कोई भी डिलीट नहीं कर पाएगा, इंसर्ट नहीं कर पाएगा और एडिट भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप शीट का टैब कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ताकि आप क्विकली अपना जो स्पेसिफिक शीट है उसको क्विकली आइडेंटिफाई कर पाए। जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको रेड कलर में, शीट का जो कलर है वो रेड दे दिया है मैंने यहाँ पे। और ये शीट जो है बाकी शीट से एकदम ही अलग नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप इसी विंडो से शीट को हाइड भी कर सकते हैं, जैसा कि आप ये शीट हाइड हो चुकी है, और शीट पे क्लिक करके आप शीट को अनहाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अनहाइड पे क्लिक करा और शीट को वापस अनहाइड कर दिया है। तो अब मैं ये जो बाकी की अननेसेसरी शीट्स हैं, इनको डिलीट कर देता हूँ जल्दी से। और वापस बढ़ते हैं हमारी डेटा शीट की ओर। तो दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं कि रिबन टैब्स में जो ये कमांड्स अवेलेबल हैं, इन कमांड्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिबन में हम सबसे पहले बात करते हैं होम टैब की। होम टैब के अंदर आप फॉन्ट्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, सेल्स का अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी एक सेल पे क्लिक करते हैं। सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो ऊपर देख रहे हैं, हम यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट में हम यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। कैलिबरी लाइट सेलेक्ट करा हमने, कैलिबरी लाइट हमने सेलेक्ट करा, तो अभी इसका चेंज नहीं हुआ है। हम यहाँ पर इसको
दूसरा फ़ॉन्ट चेंज करते हैं और इसका साइज़ भी हम अपडेट कर लेते हैं। साइज़ हमने इसका बढ़ा दिया है, आप देख रहे हैं सामने। अब हमने इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज कर दिया है यहाँ पे ऑरेंज से, और जो फ़ॉन्ट कलर है वो भी हमने यहाँ पे रेड से चेंज कर दिया है। मैं आपको एक बार कॉलम विड्थ बढ़ा के दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर वगैरह सब चेंज हो चुका है। साइज़ भी इसका बढ़ा दिया है हमने। इसको वापस सही कर देते हैं। होम टैब में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पे आप कॉलम का या रो का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसको सेंटर, लेफ़्ट, राइट अलाइनमेंट इसका कर सकते हैं। मीडियम, अपर, लोअर में इसको भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट में ही आगे है, हम ये पहले इसको कॉलम को छोटा कर देते हैं, इसका विड्थ चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट में जैसे मैंने क्लिक करा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको अपने आप कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग इसने एडजस्ट कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मर्ज सेंटर का। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 2 सेल्स को एक ही सेल्स में मर्ज कर दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर कमांड। नंबर कमांड में जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे आप सेल का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं। जनरल, नंबर, करेंसी फॉर्मेट कर सकते हैं। उसमें आप शॉर्ट डेट कर सकते हैं, लॉन्ग डेट कर सकते हैं यहाँ पे इसको, और परसेंटेज वगैरह में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो एक बार इसको हम करेंसी वाला जो फॉर्मेट है उसमें करके देखते हैं। आप देख रहे हैं सामने रुपीज़ करेंसी में ये कन्वर्ट हो गया है। और परसेंटेज पे क्लिक करके देखते हैं एक बार। आप सामने देख रहे हैं फॉर्मेट जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पे क्लिक करके आप जो डेसिमल्स है उसको इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं। और जो इसके आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है स्टाइल्स वाला ऑप्शन। स्टाइल्स में आप देख पा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम आगे इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। होम में ही आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो एडिटिंग वाला ऑप्शन है। एडिटिंग में जो कमांड आपके पास अवेलेबल होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं सम, मिन, मैक्स जैसे जो नॉर्मल फीचर्स वगैरह है, फॉर्मूलाज वगैरह है, ये आपको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं इस तरह से सेल वैल्यू को। और यहाँ पे आप सीरीज़ वगैरह फिल कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं सीरीज़ को। इसके अलावा आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं शॉर्ट एंड फिल्टर जैसे ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो जो रो 1 पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे वापस क्लिक करता हूँ फ़िल्टर पर तो आप देख रहे हैं रो 1 पर फ़िल्टर जो है वो हट चुका है। अब बात करते हैं फ़िल्टर बटन का फ़ायदा क्या है। फ़िल्टर बटन का फ़ायदा ये है कि आप इससे अपना जो डेटा है उसको ईज़िली फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसा कि अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर पे मैंने क्लिक करा, डी कॉलम पे मैं फ़िल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अभी मैं इसको शॉर्ट और फ़िल्टर कर सकता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट बाय कलर कर सकता हूँ, नंबर वाइज फ़िल्टर कर सकता हूँ मैं इसको। आप यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे। और उसके अलावा अभी मैं यहाँ पे मैनुअल करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो प्लेयर्स जिन्होंने 300 या उससे ज़्यादा मैचेस प्ले करे हैं अपने उसमें कैरियर में। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे वो प्लेयर्स के नाम आ गए हैं। अब यहाँ पे अभी हमने इसको मैनुअल फ़िल्टर करा है। यहाँ पे आप इसी चीज़ को यहाँ पे ऊपर करेंगे। यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर कर देता हूँ मैं अभी इसको। यहाँ पे ये फ़िल्टर हटा दिया है हमने। अब वापस हम जाएंगे और जो नंबर फ़िल्टर वाला ऑप्शन है उसी से हम यहाँ पे वो प्लेयर्स जिन्होंने 300 एंड अबो मैचेस अपने कैरियर में प्ले करे हैं उन पे फ़िल्टर करेंगे। तो उसके लिए अभी मेरे को यहाँ पे क्लिक करना होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में मुझे बस यहाँ पे टाइप करना है 300 और ओके पे क्लिक कर दूंगा अब मैं। तो आप देख रहे हैं सामने उन्हीं प्लेयर्स का लिस्ट आ गया है जिन्होंने 300 से ज़्यादा मैचेस अपने करियर में प्ले करे हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर वापस हटा देता हूँ। रिबन टैब में आपको नेक्स्ट देखने को मिलता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपके पास में जो कमांड्स वगैरह है वो है पिवट टेबल वगैरह मिल जाता है आपको यहाँ पे। आप यहाँ पे जो टेबल्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के अलावा एड ऑन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स वगैरह आप यहाँ इससे क्रिएट कर सकते हैं। स्लाइस वगैरह जो है वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो कमेंट पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कमेंट भी ऐड कर सकते हैं।
वर्ड आर्ट वगैरह जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सिंबल वगैरह ये जो आप इंसर्ट कर सकते हैं। जो प्राइवेट टेबल्स वगैरह है और चार्ट्स वगैरह है, इसको बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। रिबन टैब में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ड्रॉ वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आप इसकी हेल्प से एक्सेल की जो स्क्रीन है उस पर किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं सामने राउंड यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से आप जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। रिबन टैब में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज लेआउट का। पेज लेआउट की हेल्प से आप पेज का जो थीम वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कलर्स हैं, यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, इफ़ेक्ट वगैरह आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इफ़ेक्ट वगैरह। इसके अलावा जो नेक्स्ट है इसमें पेज लेआउट में वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप में आप देख पा रहे हैं मार्जिन्स वगैरह अवेलेबल है। मार्जिन्स आप इसका कर सकते हैं। जब आप प्रिंट वगैरह निकालते हैं इसका प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे ओरिएंटेशन वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओरिएंटेशन। तो जब आप प्रिंट निकालेंगे तब ये जो प्रिंट निकलेगा ये लैंडस्केप मोड में आपका प्रिंट निकलेगा। अभी वापस पोर्ट्रेट कर देता हूँ मैं इसको। प्रिंट का साइज़ जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है A4 सेलेक्टेड है, क्योंकि मोस्टली A4 पेज पर ही प्रिंट निकाले जाते हैं। और प्रिंट एरिया यहाँ पे है, प्रिंट एरिया जैसा मैंने आपको बताया आप सेट कर सकते हैं। अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इनके अलावा यहाँ पे आपको बैकग्राउंड वगैरह आप इसमें चेंज कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं इसको, शीट ऑप्शंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। और जो ये है ऑप्शन ये यहाँ पे अरेंज वाला, आप सिलेक्शन वगैरह अरेंज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टैब जो है वो है फार्मूला टैब। फार्मूला टैब में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी तरह के फार्मूलाज के बारे में इंफॉर्मेशन है, ऑटो सम, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट। तो लेकिन भैया देखो एक्सेल तो जो है वो फार्मूलाज का समंदर है। यहाँ पे आपको पास में है ना बहुत सारे फार्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सेलेक्टेड और जो मोस्ट यूज्ड फार्मूलाज है जैसे कि वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच वगैरह, समिफ वगैरह, इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डेटा टैब। डेटा टैब में आपको यहाँ पे गेट डेटा जैसा फीचर मिलता है। यहाँ पे आप किसी भी दूसरी एक्सेल फाइल एक्सेस डेटाबेस वगैरह और ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह हुआ, आपका कोई SQL वगैरह वाली क्वेरी वगैरह हुई, वो आप यहाँ पे एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। डेटा टैब में ही आपको फ़िल्टर वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हम होम टैब में भी बात कर चुके हैं, जिसके बारे में आप यहाँ पे वही सेम चीज़ है, यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं और हटा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डेटा टूल्स। डेटा टूल्स में आपको टेक्स्ट टू कॉलम, डेटा वैलिडेशन, रिमूव डुप्लीकेट जैसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये आप सभी अपने एक्सेल फाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों क्विकली बात कर लेते हैं यहाँ पे हम टेक्स्ट टू कॉलम फीचर्स के बारे में। यहाँ पे तो अभी जो आप ये सी कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पे हम जो प्लेयर का जो स्पैन है उसमें जो कैरियर का स्टार्ट ईयर है और कैरियर का एंड ईयर है वो हम स्प्लिट करने वाले हैं 2 कॉलम्स में। तो स्टार्ट ईयर एक कॉलम हो जाएगा और एंड ईयर जो है वो दूसरे कॉलम में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉलम इंसर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ वाला ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम में। तो अभी हमें यहाँ पे फिक्स्ड विड्थ पे क्लिक नहीं करना है, हमें यहाँ पे डिलिमिटेड वाला जो है उस पर क्लिक करना है। और डिलिमिटेड पे जो ये डैश है, डैश जो हमारा रहेगा ये आइडेंटिफायर का ये हमारा काम करने वाला है और हम इसी से दोनों कॉलम्स को अलग अलग करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट वाला बटन है यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करने वाले हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पे जो क्लिक करने के बाद आपके सामने आ रहा है यहाँ पर टैब, हम यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे। अदर पे जो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, अब यहाँ पे जो ये डैश है यहाँ पे डैश को इनपुट डाल देंगे। इनपुट डालने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हैं कि जो स्पैन है इसको इसने स्टार्ट ईयर और एंड ईयर में डिवाइड कर दिया है। अब हम क्लिक करेंगे फिनिश पर। फिनिश पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने ये पूछ रहा है, हाँ हमने ओके पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट ईयर स्टार्ट ईयर है और जो एंड ईयर है वो दोनों अलग अलग कॉलम्स में शिफ्ट हो चुके हैं।
दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है डेटा वैलिडेशन वाला कमांड। यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने। डेटा वैलिडेशन की हेल्प से आप डेटा को, अपना जो कॉलम्स या रोज़ है वहाँ पे डेटा को डेटा वैलिडेशन डाल सकते हैं वहाँ पे आप। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी कॉलम में सिर्फ आपको येस और नो वाला इनपुट लेना है और आपने डेटा वैलिडेशन वहाँ पे डाल दिया है तो कोई दूसरा वहाँ पे आप येस और नो के अलावा कुछ और एंटर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक बार प्लेयर्स के नाम के आगे येस और नो अपडेट कर देते हैं। अब हम क्लिक कर देते हैं डेटा वैलिडेशन के ऊपर। डेटा वैलिडेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी एनी वैल्यू आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे अब हम लिस्ट पे जो है, लिस्ट पे हमने क्लिक कर दिया और लिस्ट का सोर्स हम यहाँ पे दे देते हैं O1 और O2 को, और यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। अब जो हमें नेक्स्ट काम करना है, यहाँ पे जो O1 और O2 है यहाँ पर हमें येस और नो अपडेट करना है। तो O1 और O2 पे हमने येस और नो अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं N1 पर आपका जो डेटा वैलिडेशन है वो यहाँ पे येस और नो वाला जो ऑप्शन है ये दिखने लग गए हैं। अब इसको हम यहाँ पे कॉपी करके और नीचे तक इसको पेस्ट कर देते हैं एक बार। तो अब हमने यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे सामने, अब हर सेल के आगे जो एन कॉलम में जो सेल है वहाँ पे सिर्फ डेटा वैलिडेशन में जो येस और नो है वही आ रहा है। अगर येस और नो के अलावा हम कुछ और डालेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एरर ये थ्रो करेगा। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। हम इन दोनों कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं अब, और आगे के ऑप्शंस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो आगे जो आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको फोरकास्ट वाला मिल जाता है, व्हाट इफ एनालिसिस वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप आउटबॉक्स वाला, यहाँ पे ग्रुप और अनग्रुप वगैरह इसको कॉलम और रोज को कर सकते हैं। तो रिबन टैब्स में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिव्यू वाला। रिव्यू टैब में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रूफिंग के ऑप्शंस है, स्पेलिंग, ट्रांसलेट वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप कमेंट्स वगैरह है, यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट ऐड करने के अलावा यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट शीट और वर्कबुक भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिबन में नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू टैब का। व्यू टैब में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप जो वर्कशीट का व्यू है, वर्कबुक का व्यू है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे पेज ब्रेक व्यू पे क्लिक करा है। कस्टम व्यू आप कर सकते हैं, पेज लेआउट कर सकते हैं। इसको मैं अभी वापस इसको नॉर्मल व्यू कर देता हूँ। इसके अलावा आप ग्रिड लाइन वगैरह शो और अन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं इन कॉलम में अभी जो ग्रिड लाइन्स है वो अवेलेबल है और यहाँ पे अब हट चुकी है। फार्मूला बार वगैरह आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं। हेडिंग्स जो है वो हाइड अनहाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम्स जो है A, B, C और रोज़ 1, 2, 3 ये अनहाइड यहाँ पे हो गया है। वापस इसको वो शो कर देते हैं। जूम वगैरह कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन ऑप्शन होता है वो है फ्रीज पेन्स का। फ्रीज पेन्स काम क्या करता है, फ्रीज पेन्स से फ़ायदा ये होता है कि आपके पास में अगर कोई एक वर्कशीट है उसमें आपका डेटा है, डेटा में आपका जो ऊपर जो हेडर होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं रो 1 पे कॉलम प्लेयर वगैरह है। अभी मैं इसको अगर नीचे करूँगा तो जो हेडर्स है वो दिखना बंद हो गया है, मतलब वो स्क्रॉल करते वक्त गायब हो गया है क्योंकि वो ऊपर ही रह गया है। तो फ्रीज पेन्स का फ़ायदा ये होता है। अब यहाँ पे अगर मैं रो नंबर 2 पे जाके फ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे रो नंबर 2 पे A2 आप देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने फ्रीज पेन्स कर दिया है। तो अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो जो हेडर है मेरा वो एज इट इज़ विजिबल रहेगा, यहाँ पे वो हाइड नहीं होगा। रिबन में जो मेरे पास में अभी यहाँ पे सामने आ रहा है वो है डेवलपर टैब। डेवलपर टैब अगर आपके वर्कशीट में अवेलेबल नहीं है तो उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के लिए आपको फाइल में जाना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद में जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जाना है ऑप्शंस पर। ऑप्शंस पर जाने के बाद में आप जाएंगे कस्टमाइज रिबन में। कस्टमाइज रिबन में आप यहाँ पे देखेंगे मेरा डेवलपर टैब ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बिकॉज उसको
चेक करा हुआ है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ, तो डेवलपर जो टैब है वो हट जाएगा। लेकिन अभी हमें डेवलपर टैब पर बात करनी है, तो हम एक काम करते हैं, जो ये पावर पिवट वाला जो ऑप्शन है इसको हाइड कर देते हैं। तो अब देख रहे हैं जो पावर पिवट वाला जो ऑप्शन है ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों जो डेवलपर टैब है, डेवलपर टैब बेसिकली जो वीबी की स्क्रिप्ट्स वगैरह है उनको एडिट और रन वगैरह करने के काम आता है। आप यहाँ पे इसमें मैक्रो रिकॉर्ड और रन भी कर सकते हैं। और मैक्रो रिकॉर्ड कैसे होता है और उसको रन कैसे किया जाता है ये हम इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में अब हम बात करने वाले हैं एक्सेल के मोस्ट यूज्ड और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में जाने के बाद में हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने वाले हैं। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने से पहले हमें यूज़ रिलेटिव जो रेफरेंसेस वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसका जो फ़ायदा है ये है कि यूज़ रिलेटिव रेफरेंस जब हम क्लिक करते हैं और जहाँ से हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, हर बार वो मैक्रो जहाँ पे हम जिस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे उसी सेल के ऊपर से मैक्रो रन होगा। तो मैक्रो का क्या फ़ायदा होने वाला है ये हम जल्द ही जानने वाले हैं इस फॉर्मूला वाली जो वीडियो है इसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यूज़ रिलेटिव जो रेफरेंसेस है वहाँ पे क्लिक कर दिया है और अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं सेल पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप मैक्रो का नाम डाल सकते हैं। हम यहाँ पे मैक्रो का नाम अपडेट कर देते हैं टेस्ट मैक्रो के नाम पे, और यहाँ पे जो इसका शॉर्टकट की है वो दे देते हैं हम Ctrl+Shift+L। तो Ctrl+Shift+L हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। दिस वर्कबुक पे ही हम इस मैक्रो को करेंगे। ओके पे क्लिक कर दिया है। अब हम यहाँ पे हमारे जो फार्मूलाज हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला फार्मूला है हमारा वो है इंडेक्स मैच का। यहाँ पे हम इंडेक्स मैच यूज़ करने वाले हैं। इंडेक्स मैच की हेल्प से हम जो यहाँ पे डेटा शीट है, डेटा शीट में इन प्लेयर्स का जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह है, कितने मैचेस उन्होंने प्ले करे, रन्स, 150s, ये सब हैं। यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है यहाँ पे ये है प्लेयर का नाम। अभी हम वहाँ पे जो इंडेक्स मैच की हेल्प से कोड अपडेट करने वाले हैं। तो कोड अपडेट करने के लिए हम वापस जाएंगे फॉर फंक्शन वाली फ़ाइल में। फंक्शन वाली फ़ाइल में जाने के बाद अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे इंडेक्स। सबसे पहले इंडेक्स हमने टाइप करा, ब्रैकेट ओपन करा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हमें यहाँ पे एरे टाइप करना है कि हमें क्या हमें यहाँ पे अपडेट करना है। तो हमें जो अपडेट करना है वो करना है हमें डेटा शीट से जो हमारा कोड्स हैं इनके प्लेयर्स के, हमें वो अपडेट करना है। तो डेटा शीट पे जाएंगे। डेटा शीट पे जाने के बाद हम यहाँ पे ये कोड जो है, कोड वाला कॉलम, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हम कोमा पे क्लिक करेंगे। कोमा पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट हमें टाइप करना है यहाँ पे फॉर्मूला मैच वाला फॉर्मूला हम टाइप कर देंगे। हमने ये टाइप कर दिया है, ब्रैकेट ओपन कर दिया है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है वो है लुकअप वैल्यू। तो हमें यहाँ पे लुकअप वैल्यू देना है। लुकअप वैल्यू हमारा जो फंक्शन वाली फाइल है जहाँ पे हमें इंडेक्स मैच का रिजल्ट डालना है, वहाँ पे हम प्लेयर का नाम सेलेक्ट कर देंगे। प्लेयर का नाम हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। B3 पे जो प्लेयर का नाम है वो अवेलेबल है, हमने सेलेक्ट करा। अब कोमा पे क्लिक करा हमने। कोमा के बाद ये बोल रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे हमारा जो है वो डेटा शीट पे अवेलेबल है। डेटा शीट पे हम जाएंगे। डेटा शीट पे जाने के बाद में आप यहाँ पे देखें जो लुकअप एरे है हमारा वो है प्लेयर का नाम, प्लेयर का लिस्ट, तो प्लेयर का लिस्ट हम के लिए सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे बी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कोमा सेलेक्ट करा। इसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि हमें एग्जैक्ट मैच करना है, लेस देन वाला मैच लगाना है, ग्रेटर देन वाला मैच लगाना है। तो अभी हमें जो यहाँ पे है वो एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर लिया है, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, एंटर कर दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडेक्स मैच जो है वो हमारा रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया है इसने। अब हम ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे
मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करा, कॉपी पे क्लिक करा और इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। मैं अभी माउस की हेल्प से कर रहा हूँ इसको दिखाने के लिए। अब हम यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो जो है हमारा इंडेक्स वाला जो फॉर्मूला था वो रिजल्ट दे दिया है यहाँ पे इसने कोड्स के रूप में। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा वो है VLOOKUP विद एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पे हम प्लेयर्स के नाम से जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे मैचेस जो है डेटा शीट से वो अपडेट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे बी कॉलम में हमारा प्लेयर का नाम है और डी कॉलम में मैच है, जो कि होता है 3 जो कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ पे वो 3 हो जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ इस पर। तो अब हम जाते हैं हमारा फंक्शन वाली फाइल पर। फंक्शनल फाइल पे जाने के बाद में अब हमें यहाँ पे टाइप करना है = VLOOKUP। और VLOOKUP जैसे आप VL टाइप करते हैं यहाँ पे तो VLOOKUP जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अपने आप आ जाता है। अब आप चाहे तो यहाँ पे टैब वाला बटन क्लिक करके जो फॉर्मूला है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टैब पे क्लिक कर दिया है। तो आप देख रहे हैं VLOOKUP और ब्रैकेट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट आ गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन मांग रहा है VLOOKUP का जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स में लुकअप वैल्यू मांग रहा है। तो लुकअप वैल्यू के लिए हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर अभी जो हमारा प्लेयर का नाम है, प्लेयर का नाम हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम कोमा पे क्लिक करते हैं। अब ये बोल रहा है टेबल एरिया हमसे पूछ रहा है, तो टेबल एरिया हमें डेटा शीट पे जाएंगे। डेटा शीट पे जाने के बाद हमें जो टेबल एरिया मैंने जो आपको पहले बताया था बी कॉलम से लेकर जो डी कॉलम है ये हमारा टेबल एरिया होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ऊपर की तरफ आप इस जगह यहाँ पर 3 और C आ रहा है यहाँ पर। तो मतलब ABC कॉलम का रेफरेंस हो गया और 3 कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया। तो अब हम यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है 3, ये अपडेट कर देंगे। फिर आएगा कोमा में आने के बाद में ये हमसे पूछ रहा है लुकअप जो रेंज लुकअप है वो। तो रेंज लुकअप में 2 ऑप्शन है, अप्रॉक्सीमेट मैच हम जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा उस पर बात करेंगे, अप्रॉक्सीमेट मैच विद VLOOKUP और एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच अभी हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच टाइप कर देते हैं। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमने ब्रैकेट और VLOOKUP जो फंक्शन है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आप देख पा रहे हैं सामने जो VLOOKUP का रिजल्ट है VLOOKUP विद एग्जैक्ट मैच वो आ चुका है। इसको हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C जो शॉर्टकट की है उसका कॉपी का, और अब हम नीचे आ जाएंगे इसको कॉपी करके और अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने का जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V। तो अब आप देख रहे हैं जो हमने VLOOKUP लगाया है फॉर्मूला उसका रिजल्ट प्रॉपरली आ रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है इस जगह पर। अब हम डी कॉलम में अपडेट करने वाले हैं VLOOKUP विद अप्रॉक्सीमेट मैच। यहाँ पे हम मैचेस का जो इनका प्लेयर्स ने जितने भी मैचेस खेले हैं उनका बकेट क्रिएट करने वाले। अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें बकेट अपडेट करनी है और यहाँ पर Q कॉलम से लेकर S कॉलम पर आपके पास में हमने 0 to 50 वाला जैसे है तो वहाँ उसका जो बकेट का नाम है वो हो जाएगा A0 to 50 मैचेस। 51 to जो 100 वाला है उसका नाम हो जाएगा B51 to 100 मैचेस। और ऐसे ही हमने हर 50 मैचेस के ऊपर यहाँ पे बकेट्स बनाई हुई है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अभी हमने एग्जैक्ट मैच वाला फॉर्मूला लगाया था लास्ट। अब हम VLOOKUP विद अप्रॉक्सीमेट मैच लगाने वाले हैं। तो VLOOKUP विद अप्रॉक्सीमेट मैच लगाने के लिए हमें डी कॉलम सेलेक्ट करना है और उस पर हम मैचेस की बकेट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम VLOOKUP टाइप करेंगे = VLOOKUP और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया।
तो अब यहाँ पे जो लुकअप का वैल्यू रहेगा वो हमारा यहाँ पे मैचेस है, जो ये मैचेस ही हमारा लुकअप वैल्यू रहेगा। इसके बाद हम कॉमा टाइप करेंगे और टेबल एरे करेंगे। तो टेबल एरे जो है हमारा, टेबल एरे जैसा कि हमने आपको बताया था, क्यू कॉलम से जो एस है, मतलब Q3 से लेकर S12 तक, ये हमारा टेबल एरे रहेगा इस बार इस VLOOKUP विद अप्रोक्सीमेट मैच फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे अब हम टाइप कर देंगे कोमा, कोमा के बाद में कॉलम जो है यहाँ पे हमारा Q = 1, R = 2 और S = हमारा तीसरा कॉलम रहेगा। तो यहाँ पे हम जो कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा वो 3 टाइप कर देंगे और कोमा अब यहाँ पे हम टाइप कर देंगे अप्रोक्सीमेट मैच। तो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे 1 टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पे हमारा जो है ब्रैकेट VLOOKUP ओपन क्लोज कर देंगे। और आप अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा VLOOKUP विद अप्रोक्सीमेट मैच है वो रिज़ल्ट दे रहा है यहाँ पर। अब इसको हम ऊपर से लेकर नीचे तक पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेम वर्कबुक में ये VLOOKUP फंक्शन लगाया और रेंज दिया है और रेंज में हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट नहीं करा है। तो यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट तो इसका ओके आ गया है, सेकंड और बाकी के जितने भी रिजल्ट हैं वहाँ पे NA आ रहा है। NA इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी रेंज है, ये रेंज जैसे ही हमने कॉपी करके पेस्ट करा है नीचे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रेंज आगे थोड़ा खिसक गया है। तो जो हमने रेंज यहाँ पे A3 से सेलेक्ट किया था, रो नंबर 3 से, वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे ये पेस्ट हुआ है वैसे वैसे आगे बढ़ गया है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा टेबल एरे है इस टेबल एरे को हमें फ्रीज़ करना होगा। टेबल एरे फ्रीज़ करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं फार्मूला बार में गया और फार्मूला बार में जाने के बाद जो मेरा टेबल एरे है इसका जो कॉलम्स और रोज़ है इसको मुझे डॉलर लगा के दोनों को फ्रीज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैंने कॉलम के आगे भी डॉलर लगा दिया है और रो के आगे भी डॉलर लगा दिया है। अभी ये मैनुअल मैंने टाइप करा है यहाँ पर। आप चाहे तो इसका एक शॉर्टकट की भी होता है F4, आप रेंज पे जाके और F4 पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप डॉलर F4 की मदद से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पे रेंज के आगे जो है यहाँ पे डॉलर अपडेट कर दिया है और जो सेकंड वो है S12, यहाँ पे भी मैंने ये आप F4 करके मैंने यहाँ पे डॉलर अपडेट कर दिया है। और अब हमने एंटर पे क्लिक कर दिया है। एंटर पे क्लिक करने के बाद अब हम इस फॉर्मूला को नीचे तक पेस्ट करेंगे। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जितना भी हमारा फॉर्मूला था ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सभी प्रॉपर रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन है हमारा VLOOKUP के साथ में कॉलम। इस फंक्शन की हेल्प से हम इनिंग्स, नॉट आउट्स और रन्स अपडेट करेंगे जो यहाँ पे हमारे पास में डेटा शीट में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब दोस्तों पहली बात तो ये है कि VLOOKUP के साथ हमें कॉलम यूज़ ही क्यों करना है। हम सिंपली यहाँ पे मैनुअल टाइप कर सकते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर और 4, 5 और 6 कॉलम इंडेक्स नंबर की रेंज दे सकते हैं हम और VLOOKUP लगा सकते हैं। बट वो एक लेंदी एक्सरसाइज है आपके लिए। अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए आपके पास में आपको अपडेट करना है, एक फ़ाइल में VLOOKUP लगा के अपडेट करना है, वैल्यू अपडेट करना है, कुछ 30-35 कॉलम्स पे आपको वैल्यू अपडेट करना है, तो आप हर एक उस पर तो मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप नहीं करेंगे। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे हमारा काम आता है VLOOKUP के साथ में कॉलम फंक्शन। तो चलिए देखते हैं कॉलम फंक्शन VLOOKUP के साथ में कैसे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो हमारा नॉर्मल VLOOKUP है वो लगा दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर है जो 4 पर रख रखा है। अब मैं सिर्फ इसको 4 को रिप्लेस करके यहाँ पे टाइप कर दूँगा कॉलम और ब्रैकेट ओपन कर दूँगा। मैं इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद में मुझे सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस में दूंगा यहाँ पे D और D। अब आप पूछेंगे मैंने कॉलम का जो रेफरेंस है वो D क्यों दिया है। D इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारा टेबल एरे है, टेबल एरे का जो लुकअप का जो हमारा जो कॉलम वैल्यू था, मतलब प्लेयर का नाम, वहाँ से लेकर जो इनिंग्स है, इनिंग्स तक का जो वैल्यू बन रहा है, जो रेंज बन रहा है, वो
कॉलम डी बन रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम डी रेंज जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वहाँ पे कॉलम फार्मूला लगा के कॉलम डी करा है। तो दोस्तों अब हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब हम एंटर पे क्लिक कर देते हैं। एंटर पे क्लिक करने के बाद में हमने इसको आगे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉलम है ये अपडेट हो गया है और आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे रिज़ल्ट भी इनका प्रॉपर आ गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रैंक फंक्शन। हम यहाँ पे अब जो रन्स है रन्स के अकॉर्डिंग हम इन प्लेयर्स का रैंकिंग करेंगे। तो रैंक फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे टाइप करना होगा = रैंक और यहाँ पे फॉर्मूला अवेलेबल है हमारा। रैंक पे हमने क्लिक करा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम यहाँ पर। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमें नंबर सेलेक्ट करना है। नंबर मतलब ये रैंक सेलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया G3 सेलेक्ट करने के बाद में हम टाइप करेंगे कोमा सेलेक्ट करने के बाद में हमें जो रेफरेंस है वो सेलेक्ट करनी है। रेफरेंस मतलब ये जो पूरा रेंज है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब रेफरेंस या रेंज सेलेक्ट करेंगे तो इस रेंज को भी आपको फ्रीज़ करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जब आप इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपका रेंज आगे बढ़ जाएगा और फॉर्मूला आपका प्रॉपर नहीं लग पाएगा। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट है यहाँ पे कोमा जो ऑर्डर बोल रहा है। तो आपको रेंज कैसे करना है, डिसेंडिंग करना है या असेंडिंग करना है। हमें मतलब नॉर्मल करना है तो हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने और इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो हमने फॉर्मूला जो है उसको नीचे तक पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि रन्स वाइज हाईएस्ट जो स्कोरर है, जो प्लेयर है वो कौन है। तो यहाँ पे हम रन्स वाला जो है फील्ड, इस पे यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेते हैं और जो मैक्सिमम स्कोर है यहाँ पे 18,400 समथिंग जो रन्स बनाए हैं यहाँ पर, इस पे ओके करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्लेयर का नाम है वो सचिन तेंदुलकर है और उसका रैंक भी जो है वो नंबर 1 आ रहा है इस कॉलम पर। तो इस तरह से आप रैंक वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम XLOOKUP के बारे में। XLOOKUP लुकअप फैमिली का सबसे न्यूएस्ट मेंबर है और बिलीव मी अगर आपके पास में आपका सिस्टम या आपका एक्सेल XLOOKUP सपोर्ट करता है तो आपको VLOOKUP, इंडेक्स मैच, HLOOKUP इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। XLOOKUP आपका HLOOKUP, VLOOKUP, इंडेक्स मैच, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट लुकअप ये सारे काम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं XLOOKUP कैसे काम करता है। तो टाइप करते हैं हम यहाँ पे XLOOKUP। XLOOKUP यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो आ गया है। हमने ब्रैकेट ओपन करा। ओपन करने के बाद में ये सबसे पूछ रहा है VLOOKUP की तरह सेम लुकअप वैल्यू। तो हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू अपडेट कर देते हैं जो कि हमारा है प्लेयर का नाम। तो हमने यहाँ पे प्लेयर का जो नाम है ये सेलेक्ट कर लिया, B3 सेल और कोमा में जाने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे लुकअप एरे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो हम जाएंगे डेटा शीट में। अगेन हम जो डेटा शीट में प्लेयर का लिस्ट है हम उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। बी कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया है। बी कॉलम सेलेक्ट करने के बाद अब हम वापस कोमा टाइप करेंगे यहाँ पर और कोमा टाइप करने के बाद में अब यहाँ पे बोला जा रहा है रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे हमें हाई स्कोर सेलेक्ट करना है। फर्स्ट वाला जो XLOOKUP फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। तो हमने यहाँ पे हाई स्कोर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके अलावा यहाँ पे बोल रहा है ये कॉलम का सेलेक्ट करने के बाद में इफ़ नॉट फाउंड, उसके बाद एग्जिट मैच सेम जैसे हम बाकी चीज़ें करते हैं यहाँ पर VLOOKUP और इंडेक्स मैच वगैरह के लिए। तो हमें उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं रिज़ल्ट आ गया है। हमने इसको ऊपर से नीचे पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने के बाद में हमें इस पे सिर्फ थोड़ा सा जो चेंजेस करना है उसके लिए हमें लुकअप वैल्यू को जो है उसको फ्रीज़ करना है। लुकअप वैल्यू फ्रीज़ करने के बाद में जो डेटा शीट है, डेटा शीट को भी हमें जो टेबल एरे था हमारा उसको भी हमें फ्रीज़ करना है। रिटर्न वैल्यू जो है हमारा रिटर्न एरे उसको हमें फ्रीज़ नहीं करना है। तो हमने ये चेंजेस कर दिए हैं। अब हम इसको आगे तक पेस्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम इसको नीचे तक
कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें कोई दूसरा सेकेंडरी कॉलम फंक्शन वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ा है। यहाँ पे बिना किसी सेकेंडरी उसके सिर्फ हमें एक्स लुकअप की हेल्प से ही हमारा यहाँ रिजल्ट मिल चुका है हमें यहाँ। दोस्तों अब जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वो है इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन में हम यहाँ पर प्लेयर अपडेट करने वाले हैं। प्लेयर्स के आगे येस और नो अपडेट करने वाले हैं। उन प्लेयर्स ने जिन्होंने 100 लगाया है 10 और उससे ज़्यादा और 50s मारी है 50 और उससे ज़्यादा, उनके आगे हम येस अपडेट करेंगे और बाकी के आगे हमें नो अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे जो इफ़ फंक्शन का लॉजिकल टेस्ट है वहाँ पे 2 कंडीशन यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं = इफ़ टाइप करने के बाद हम ब्रैकेट ओपन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे अपडेट करना है 100 का कंडीशन लगाना है हमें और 50s का कंडीशन लगाना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जहाँ पर अपडेट करते हैं यहाँ पर हम टाइप कर देंगे अब एंड पे क्लिक टाइप करा हमने, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमें लॉजिकल वैल्यू 1 देना है यहाँ पर। तो लॉजिकल वैल्यू 1 देने के लिए हम K3 हमने सेलेक्ट करा। K3 सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे > 10 टाइप कर देंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पर सेकंड लॉजिकल जो वैल्यू है वो करना है। तो यहाँ पे हम L3 हमने सेलेक्ट करा, 50 वाला जो कॉलम है यहाँ पे भी हम > 50 हमने टाइप कर दिया है। और अब यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में और हम यहाँ पर टाइप करेंगे कोमा टाइप करने के बाद में पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू। तो अगर ये कंडीशन मैच होती है तो हमें यहाँ पर येस अपडेट करना है और अगर वैल्यू मैच नहीं होती है तो हमें यहाँ पर नो अपडेट करना है। तो अब हम यहाँ पर नो अपडेट कर देते हैं। नो हमने टाइप कर दिया है। अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में एंटर करा हमने। यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। इसको हमने ऊपर से नीचे तक पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा रिज़ल्ट सही आया है या नहीं आया। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं 100s वाले प्लेयर्स सेलेक्ट करे हैं पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो प्लेयर्स जिन्होंने 100, 10 और अबव बार स्कोर करा है। तो हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगा लिया है। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 50s पे हमने सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर जिन्होंने 50 और अबव टाइम 50 स्कोर करा है। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। ओके पे क्लिक करा तो ये जो 5 प्लेयर्स है इन्होंने ये दोनों क्राइटेरिया अचीव करा है यहाँ पर। तो यहाँ पे येस भी हो रहा है। तो आप देख रहे हैं इन प्लेयर्स के नाम है गांगुली, कोहली, द्रविड़, युवराज और सचिन तेंदुलकर। अब हम इसको एक बार फ़िल्टर हटा के देख लेते हैं और हटाने के बाद में हम यहाँ पर जो हमारा इफ़ फॉर्मूला है हम यहाँ पर येस पे क्लिक करते हैं। येस पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं जो हमारे पहले प्लेयर आ रहे थे वही प्लेयर अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इफ़ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम 4 और फार्मूलाज यूज़ करने वाले हैं जिसमें आएगा कॉन्केटिनेट मतलब कॉन्केट, जिसकी हेल्प से हम जो मल्टीपल कॉलम्स है या रोज़ में जो वैल्यूज़ अवेलेबल होती है उनको हम एक ही सेल पर कंबाइन करके एंटर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है हमारा काउंट इफ्स। इसकी हेल्प से हम बकेट वाइज यहाँ पर काउंट ऑफ प्लेयर्स अपडेट करेंगे। उसके बाद है सम इफ्स। इसकी हेल्प से हम बकेट वाइज यहाँ पर टोटल रन्स का काउंट जो रन्स है वो अपडेट करेंगे। और उसके बाद है एवरेज इफ्स। इसकी हेल्प से हम बकेट वाइज प्लेयर्स का यहाँ पर एवरेज रन्स कैप्चर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम कॉन्केट फार्मूला पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फार्मूला लगा रखा है जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर VLOOKUP की हेल्प से बकेट अपडेट करना था। यहाँ पे मैंने ये हटा दिया है फार्मूला। अब हम यहाँ पर अपडेट करेंगे कॉन्केट फार्मूला को। तो यहाँ पे हम फंक्शन विंडो जो है उसका हेल्प ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने टाइप करेंगे सबसे पहले कॉन्केट। यहाँ पर नीचे ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि मैंने लगा रखा था फार्मूला पहले से। तो कॉन्केट पे हमने टाइप करा और यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला भी है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट और कॉन्केट दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टेक्स्ट 1 सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट 1 हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा P3
उसके बाद में टेक्स्ट 2 सेलेक्ट करा, टेक्स्ट 2 पे हमने यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दिया है। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट 3। टेक्स्ट 3 पर हमें जो सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट 3 पर हमें Q3 सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम टेक्स्ट 4 में आएंगे। टेक्स्ट 4 में आने के बाद में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मतलब टाइप करना है स्पेस 2 स्पेस। अब आ जाएंगे टेक्स्ट 5 पर। टेक्स्ट 5 पर हमें R3 सेलेक्ट करना है, जो फॉर्म जो हमारा क्राइटेरिया है वो। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट 6 सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट 6 में हमें यहाँ पर टाइप करना है स्पेस और मैचेस, और यहाँ पे हमें ओके कर देना है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी बकेट्स हैं, जो हमने Q, P, Q और R कॉलम पे रखी हुई थी, उसको हमने यहाँ पे एक ही सेल वैल्यू में मर्ज कर दिया है। अब बात करते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है काउंट इफ्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमें बकेट वाइज यहाँ पे अपडेट करना है। तो फॉर फंक्शन में ही हमने VLOOKUP की हेल्प से यहाँ पे बकेट अपडेट करी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं डी कॉलम में अवेलेबल है। अब यहाँ पर हमें काउंट ऑफ प्लेयर्स इन बकेट वाइज अपडेट करना है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे = काउंट इफ़ और इफ्स। ये 2 फार्मूला है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा जब भी आपके पास ऑप्शन हो काउंट इफ़ और काउंट इफ्स या फिर सम इफ़ और सम इफ्स में सेलेक्ट करने का, तो आप हमेशा काउंट इफ्स, काउंट और या फिर सम इफ्स, एवरेज इफ्स, यही फंक्शन सेलेक्ट करें। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं काउंट इफ्स फार्मूला। ब्रैकेट ओपन कर दिया है हमने। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पर टाइप करना है क्राइटेरिया रेंज। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं डी कॉलम पर। इसी शीट पर डी कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया है, जो कि हमारा क्राइटेरिया रेंज है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वापस उसी फॉर्मूला की जगह आते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कोमा। कोमा टाइप करने के बाद में हमसे क्राइटेरिया पूछा जा रहा है, हम यहाँ पे क्राइटेरिया डाल देंगे। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया आप डाल सकते हैं। अगर आप काउंट इफ़ यूज़ करेंगे तो आप मल्टीपल क्राइटेरिया नहीं यूज़ कर पाएंगे। अगर आप काउंट इफ्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। हमने ये टाइप कर दिया है। अब इसको हम पेस्ट कर देते हैं। इस फॉर्मूला को पेस्ट करने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। अब हम यहाँ पे सम इफ्स फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे टाइप करना होगा = सम इफ्स, और अब ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला क्राइटेरिया है वो है सम रेंज का। हम यहाँ पे रन्स अपडेट करने वाले हैं इस बकेट के ऊपर। तो हम यहाँ पे जो सम रेंज है वो सेलेक्ट करेंगे जी कॉलम, जो कि रन्स का हमारा कॉलम है। उसके बाद में कोमा सेलेक्ट करा हमने, यहाँ पे कोमा पर क्लिक करा। कोमा पर क्लिक करने के बाद में क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना है, जो कि हमारा मैचेस का बकेट्स है यहाँ पर डी कॉलम में अवेलेबल है। उसके बाद हमें कोमा टाइप करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया 1, तो जो हमारा क्राइटेरिया है वो है बकेट का नाम, मतलब S3। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया है और हमारा सम इफ का रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है। अगेन इसको हम नीचे तक कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं Ctrl+D यूज़ कर रहा हूँ शॉर्टकट की, नीचे तक कॉपी और पेस्ट करने के लिए। अब है हमारा नेक्स्ट फार्मूला एवरेज इफ्स। यहाँ पे हम बकेट वाइज जो रन्स है उसका एवरेज अपडेट करने वाले हैं। तो हम टाइप करेंगे यहाँ पे = एवरेज इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमें जो एवरेज का रेंज है, तो एवरेज हमें रन्स का लेना है, इसीलिए हम वापस जाएंगे रन्स वाले कॉलम पर। जी कॉलम जो है हमारा, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कोमा टाइप करने के बाद में क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट कर लिया है, डी कॉलम जो मैचेस का बकेट है हमारा, देन कोमा और क्राइटेरिया 1। तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया 1 सेलेक्ट कर लिया है S3 में जो हमारा बकेट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिज़ल्ट हमारा जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे एक इशू है, यहाँ पे जो हमारा कुछ जगह पे यहाँ पे एरर आ गया है। तो ये एरर इसलिए आया है क्योंकि इस बकेट में कोई भी प्लेयर अवेलेबल नहीं है और उन प्लेयर्स का कोई स्कोर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप या तो इस वैल्यू के एज इट इज़ ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर आप उन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू, जहाँ पे आपका फॉर्मूला में एरर आ गया है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इफ़ एरर। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है इफ़ एरर, ब्रैकेट ओपन कर दिया है।
वैल्यू जो हमारा पहला फंक्शन था एवरेज एज इट इज़ रहेगा। बस आगे जो हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ था, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे कोमा टाइप करेंगे, सॉरी। और कोमा टाइप करने के बाद में हमसे यहाँ पे बोला जाएगा अगर एरर है तो आपको एरर की जगह पे क्या वैल्यू इस जगह पे अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम जो एरर वैल्यू है वो 0 टाइप कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे एरर वैल्यू आया था, हमारा रिज़ल्ट जहाँ पे एरर आया था वहाँ पे इस इफ़ एरर ने 0 अपडेट कर दिया है। तो दोस्तों ये थे एक्सेल के मोस्ट यूज्ड फार्मूलाज। अब मैं यहाँ पे ये जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड करा था इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारा स्टॉप हो चुका है और मैक्रो का जो रिज़ल्ट आएगा इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल्स, स्लाइसर्स और चार्ट्स वगैरह के बारे में। तो जो हमने इंसर्ट टैब पे पहले मिस कर दिया था कि मैंने आपसे बोला था कि हम वीडियो के आगे में इस पर बात करेंगे, हम उस पार्ट पे आ गए हैं। अब यहाँ पर हम टेबल रेंज सेलेक्ट करेंगे। पिवट टेबल के लिए हमें जो रेंज सेलेक्ट करना है, फॉर फंक्शन में हम आएंगे। फॉर फंक्शन में आने के बाद में जो ये हमारा पूरा डेटा है हम इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें चूज़ करना है कि हमें हमारा जो पिवट टेबल रिपोर्ट है वो कहाँ पर अपडेट करना है। तो यहाँ पे आप न्यू वर्कशीट पे भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे भी कर सकते हैं। तो मैंने पिवट टेबल के लिए ऑलरेडी एक शीट बना रखा है, जैसे कि आप वहाँ पे देख ही रहे हैं। यहाँ पे पिवट टेबल एंड स्लाइसर्स वाली आपके पास में शीट अवेलेबल है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग पे ही सेलेक्ट करूँगा और एग्जिस्टिंग पे सेलेक्ट करने के बाद में मुझे यहाँ पर लोकेशन प्रोवाइड करनी है। पिवट टेबल एंड स्लाइसर पे जाने के बाद में मैंने ये लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने ओके कर दूंगा अब मैं इसको, और ये हमारा जो पिवट टेबल का व्यू है वो आ चुका है। राइट हैंड पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पिवट टेबल की जो फील्ड्स है, फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यू, ये सब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब बस हमें यहाँ पर डेटा अपडेट करना है रो, फिल्टर, कॉलम और वैल्यू पर। यहाँ पर हम सबसे पहले प्लेयर्स जो है उसको ले लेते हैं यहाँ पर रिपोर्ट रोज़ वाले फील्ड में। अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं इनिंग्स को। इनिंग्स को हम वैल्यू में ले आएंगे। उसके बाद में जो हमारे रन्स है प्लेयर्स का वो भी हम वैल्यूज़ में ले आते हैं। यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारी जो हंड्रेड्स है, किस प्लेयर ने कितना 100 स्कोर करा है, ये भी हमने वैल्यू में अपडेट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं सामने प्लेयर वाइज यहाँ पे पिवट टेबल बन चुका है। अब यहाँ पर हम जो ये फील्ड्स है पिवट टेबल का, इनके थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेयर नाम डाल दिया है यहाँ पर, और बाकी जो इनिंग्स, रन्स और हंड्रेड्स वगैरह है इनको भी यहाँ पे से सम ऑफ हम हटा देते हैं। यहाँ पर मैं फॉर्मूला बार में जाके मैंने स्पेस रखा है बीच में और सम ऑफ हटा दिया है। सभी पे मैं ऐसे ही करूँगा, स्पेस रखूँगा और रन्स रखूँगा और बाकी सम ऑफ हटा दूँगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप पिवट टेबल को जो है यहाँ पर सम के साथ साथ काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन वगैरह ये आप वैल्यू यहाँ पे दिखा सकते हैं जब आप पिवट टेबल पे काम करते हैं। मैंने यहाँ पे काउंट सेलेक्ट करा है तो आप देख रहे हैं हर प्लेयर का, क्योंकि वहाँ पे काउंट एक ही है तो काउंट 1 ही आया है। मैं इसको वापस सम सेलेक्ट कर देता हूँ और हेडर को भी अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा पिवट टेबल जो है वो हो चुका है अपडेट। अब बस मैं इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर अपडेट कर देता हूँ। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे आपको स्लाइसर भी दिखाना है, तो हम इस पिवट टेबल जो है इसको यहाँ पे कॉपी करके आगे पेस्ट कर लेते हैं और थोड़ा इसका जो हमारा अलाइनमेंट है वगैरह, कॉलम विड्थ वगैरह वो सेट कर देते हैं। अब इसके आगे हमें यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज करना है। जो ये पिवट टेबल है यहाँ पे हम पिवट टेबल पे से प्लेयर का नाम हटा दिया है और यहाँ पर प्लेयर विद जो हमने कॉलम बनाया था 100 एंड अबोव और 50 एंड अबोव वाला कॉलम, वो मैंने यहाँ पे रो में लगा दिया है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 पिवट टेबल्स अवेलेबल है। एक में हमारे पास में प्लेयर का लिस्ट अवेलेबल है और दूसरे में हमारे पास में है प्लेयर विद 10+, जहाँ पे येस और नो है, वो हमारे पास में 2 पिवट टेबल है। अब यहाँ पर हम इन दोनों पिवट टेबल्स पर स्लाइसर अप्लाई करेंगे। तो स्लाइसर के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में और इंसर्ट में जाने के बाद हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर स्लाइसर्स। आपको इस तरह का विंडो दिखेगा। स्लाइसर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको स्लाइसर सेलेक्ट करना है कि किस फिल्टर पे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने मैचेस बकेट
पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास में जो बकेट्स था मैचेस का वो सारा आ चुका है। मैं इसको थोड़ा साइड में अलाइन कर देता हूँ थोड़ा जब तक, और इसको सेट कर देता हूँ। तो अभी हमारी जो सारी मैचेस की बकेट है वो एक ही कॉलम में दिख रही है, तो मैं इसका कॉलम जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद में अब इसको आप जो स्लाइसर्स है इसका स्टाइल्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह कर देता हूँ, इसका ऊपर की तरफ सेट कर देता हूँ क्योंकि ये पिवट टेबल के ऊपर आ रहा है अभी, और हम इसको थोड़ा ये ठीक है। ओके, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा, अगर मैं 0 to 50 मैचेस या बकेट पर क्लिक कर रहा हूँ किसी भी बकेट पे यहाँ पे स्लाइसर की हेल्प से, तो सिर्फ जो एक पिवट टेबल है, जो फर्स्ट वाला पिवट टेबल है, सिर्फ वही अपडेट हो रहा है। बाकी जो सेकंड वाला जो टेबल है वो हमारा अपडेट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए अभी हमें करना होगा, यहाँ पर जो सेकंड वाला पिवट टेबल है उसका कनेक्शन इस स्लाइसर से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है एक ही पिवट टेबल कनेक्टेड है, और हमने यहाँ पे दोनों पिवट टेबल को इन स्लाइसर से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस पे ये फ़िल्टर हटा देते हैं एक बार। फ़िल्टर हटाने के बाद आप देख रहे हैं दोनों पिवट टेबल एक साथ रिफ्रेश हो रही है। अब हम इसको वापस स्लाइसर की हेल्प से फ़िल्टर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बकेट पे क्लिक करा और दोनों पिवट टेबल्स जो है वो एक साथ यहाँ पर रिफ्रेश हो रही है। तो इस तरह से आप स्लाइसर्स जो है उसको यूज़ कर सकते हैं पिवट टेबल के साथ में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चार्ट्स के बारे में। तो आप हमारे पास में ये डेटा है, इस डेटा का हमें चार्ट इंसर्ट करना है। तो हम जाएंगे इंसर्ट पर जाने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जो है चार्ट के फॉर्मेट वगैरह है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट वगैरह है आपके पास में। यहाँ पर मल्टीपल आपको चार्ट्स यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एक्सेल में। तो आप यहाँ पे किसी भी चार्ट पे अगर क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे मैं 2D कॉलम्स चार्ट पे सेलेक्ट कर रखा है। ये 3D कॉलम का व्यू है, इस तरह से होता है यहाँ पर। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम जो हमारा 2D कॉलम वाला व्यू है उसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम 2D कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया है। 2D कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं इस तरह से चार्ट का व्यू आ रहा है। आप इसको चार्ट को अलाइन कर सकते हैं, चार्ट की आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार एलिमेंट जो है वो ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चार्ट टाइटल टाइप करूँगा। यहाँ पर एक बार मैं चार्ट का टाइटल टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं चार्ट टाइटल दे देता हूँ यहाँ पर प्लेयर्स इनपुट। तो हम प्लेयर्स इनपुट मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पर। तो अब हम वापस आ जाते हैं चार्ट एलिमेंट्स पर। चार्ट एलिमेंट्स पे आने के बाद में एक बार मैं आपको डेटा लेबल्स भी दिखा सकता हूँ। आप मल्टीपल चार्ट एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं चार्ट्स में। तो अभी हम डेटा लेबल्स पर देख रहे हैं, तो सेंटर, इनपुट बेस वगैरह यहाँ पर आप जैसा भी आपको सूटेबल लगता है उस बेसिस पर आप यहाँ पर डेटा लेबल्स अपडेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आप जाके आप यहाँ पर चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ब्लैक थीम वाला चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और ये व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से आप एक्सेल में चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपका फॉर्मूला जो आपने टाइप करा है उससे काम हो जाए, आपका इनपुट जो है, जो आपको रिज़ल्ट चाहिए वो आ जाए, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप अपना जो फार्मूला है उसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू ज़रूर कर लें, ताकि आपका फार्मूला अगर रेंजेस वगैरह चेंज होती है तो आपका फार्मूला का जो रिज़ल्ट है वो बिगड़ ना जाए। दोस्तों अब बात करते हैं जो हमने डेवलपर टैब वगैरह में जाके मैक्रो वाला ऑप्शन करा था, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस करा था और हमने एक मैक्रो रिकॉर्ड करा था, उसका हमें बेनिफिट क्या हुआ। तो उसको एक बार देख लेते हैं कि मैक्रो रिकॉर्ड करने का क्या फ़ायदा होता है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जितना भी हमने फार्मूलाज वगैरह अपडेट करा था, इंडेक्स मैच, वीलुकअप वगैरह, काउंटफ वगैरह, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और एक बार हम वापस वो जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड करा था उसको हम रन करके देखते हैं कि उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ है। तो उसके लिए आपको जाना है डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में जाने के बाद में आप मैक्रो वाला जो विंडो है इस पे क्लिक करेंगे। मैक्रो पे क्लिक करा यहाँ पर आपने, और जो आपका मैक्रो आपने क्रिएट करा था, टेस्ट मैक्रो हमने क्रिएट करा था, हम इसको रन कर देंगे। हम इस पे क्लिक करते हैं रन,
और आप देख रहे हैं जितना हमने ये एक्सरसाइज करा था, फॉर्मूला वगैरह, इंडेक्स मैच वगैरह, हमने जो सब सारा मैन्युअली काम करा था, ये एक चुटकी से भी कम टाइम में यहाँ पे सब अपडेट हो गया है। तो एक बार हम इसको वापस चेक कर लेते हैं। अभी हमने डेवलपर पर टैब में जाके इसको करा था। अब हम इसको एक बार जो हमने शॉर्टकट की असाइन करा था Ctrl+Shift+L के साथ, हम उसके थ्रू इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं अभी वापस इसको सभी को डिलीट कर देता हूँ। मैंने ये सारा, अब देख रहे हैं ये सब मैंने वापस डिलीट कर दिया है। अब हम टाइप करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट एक्सेल का, और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा मैक्रो है वो रन हो चुका है और सभी फार्मूलाज एज इट इज़ अपडेट यहाँ पर हो चुके हैं एक चुटकी से भी कम समय में। तो दोस्तों इस तरह से आप मैक्रो रिकॉर्ड करके अपना मतलब जो भी डेली रूटीन है जिसमें आपको 30 मिनट 60 मिनट्स वगैरह लगता है, उसको आप एकदम चुटकी बजा के कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट शीट में मैंने आपके लिए कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो शॉर्टकट्स वगैरह है वो रखे हुए हैं, जिससे कि आप शॉर्टकट की के थ्रू अपना जो डेटा है वो कॉपी पेस्ट और फाइल वगैरह आप इससे ओपन कर सकते हैं। तो आप इसको भी ट्राई जरूर करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है जो मैंने मिस कर दी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।